वो कारों की भीड़ से अपने को बचाता सदर दरवाजे तक पहुंचा तो सर चकराने लगा। इस सारे तामझाम में तू कहाँ तक एडजस्ट कर सकेगा? चल, लौट चल, अभी भी वक्त है। लेकिन उसके पैरों के गिर्द लिपट गया। कोठी के बाहर कारों की लंबी कतार लगी है। अंदर रिकॉर्ड चेंजर पर एक पश्चिमी धुन बज रही है। हवा में खुनक है और संगीत की उत्तेजक लहरियां उसमें नशा घोल रही हैं। लान पर तरह तरह की पोशाकें सरसरा रही हैं और उनके साथ साथ चिड़ियों जैसी रंग बिरंगी आवाजें फुदक रही हैं। ये सब क्या है? इस झमेले में शरीक होकर तू क्या करेगा? चल, लौट चल। लेकिन ऐसा न हो कि सिन्हा ने देख लिया हो। पुराना दोस्त है, बुरा मान जाएगा। लेकिन अब क्या बुरा मानेगा वो? दोस्त जब था तब था, अब तो वो साहब है। और साहब लोगों को कहाँ फुर्सत कि अपने जैसे नाचीज पर नजर डालें। वो अंदर दाखिल हो चुका था और सामने बैठे सिन्हा साहब की नजर भी उस पर पड़ चुकी थी। वो उचक कर खड़े हो गए और दूर से ही हाथ फैलाकर चिल्लाए, अबे आ गया तू नालायक, मिल गई तुझे फुर्सत। उसने लपक कर अपने को सिन्हा साहब की भारी भरकम भुजाओं को सौंप दिया। भाई, बिट्टू का जन्मदिन मुबारक। मुबारक? सिन्हा साहब ने उसे कसकर भींच लिया। कोशिश उसने भी की। सिन्हा साहब उसे कसे जा रहे थे और वो सोच रहा था देर से आने के लिए क्या बहाना बनाना चाहिए। वो कुछ सोच पाता इससे पहले ही सिन्हा साहब की शिकायत फिर शुरू हो गई। आखिर आप आए तो सही, ये देखने के लिए कि मैं क्या कुछ इंतजाम कर सका हूँ। भाई क्या बताऊं, एक ऐसी परेशानी। नालायक, मैं सब समझता हूँ तेरी परेशानी। बुढ़ापा आ गया पर ये पैंतरेबाजी नहीं गई। नहीं, पैंतरेबाजी नहीं। अरे रहने दे, मैं तो फिर भी तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन अपनी भाभी से निपटना। कल से नाक में दम कर रखा है कि तुम्हारे यार चिड़ी कहाँ है। भाई, रोज अपनी वजह से तौहीन बर्दाश्त करता है तो एक दिन हमारी वजह से भी सही। मुझे तो जो कुछ बर्दाश्त करनी थी कर चुका। चल छोड़, हम खुद समझा लेंगे अपनी भाभी जान को। समझा क्या लेगा? समझा ले, सिन्हा साहब ने जरा उभरी आवाज में कहा। अजी सुनो तो, देखो ये कौन आए हैं, इनकी आरती तो उतारो। मिसेज सिन्हा ने आज के दिन के लिए खास गहरा मेकअप किया है और आसमानी रंग की साड़ी में वो उड़ती सी नजर आ रही हैं। आरती तो खैर तुम ही अच्छी तरह उतारोगे, लेकिन ये तो पूछो कि इनकी अकेले आने की हिम्मत कैसे हुई। वो बताया था ना भाभी कि आजकल वो अपने पतिदेव की ससुराल गई हुई हैं। अच्छा, आप लोग बैठें, मैं जरा। वाक्य पूरा किए बिना ही मिसेज सिन्हा तेजी से मुड़कर चली गई। उसने महसूस किया कि भाभी की चाल में आज एक खास ठसक है। सिन्हा साहब ने उसके कंधे पकड़कर उसे एक सोफे पर टिका दिया और मेहमानों की तरफ मुड़ते हुए बोले, भाई मैं आप लोग का परिचय कराना तो भूल ही गया। ये हैं धीरज चौधरी, मेरा बचपन का दोस्त और अब सबसे बड़ा दुश्मन। जरा तीखे ढंग से मुस्कुराकर उन्होंने कहा, क्यों भाई, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। पहली बात इसने मेरे बारे में कही है और दूसरी बात अपने बारे में। लोग ठठाकर हंस पड़े। इसके बाद और आपका सिलसिला शुरू हो गया। सिन्हा साहब किसी जरूरी काम से अंदर चले गए और मेहमान लोग घिसे पिटे चुटकुले सुनाकर एक दूसरे को बोर करने लगे। चुटकुले सुनाते सुनाते
चूहे जैसी शक्ल वाले एक सज्जन ने फरमाया, सिन्हा साहब आजकल बहुत बिजी नजर आ रहे हैं। क्यों नहीं साहब, इतना बड़ा फंक्शन है, सैकड़ों मेहमान आए हैं। मेहमानों के अलावा और भी 20 काम फैल जाते हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं, इतने नौकर चाकर काम करने वाले हैं, फिर भी साहब हर काम को खुद अपने सामने करवा रहे हैं। भाई कोई कुछ भी कहे, अपने सिन्हा साहब जैसा आदमी होना मुश्किल है। बेशक, आज के जमाने में ऐसा आदमी ढूंढे से भी नहीं मिलता। इतनी बड़ी पोस्ट है, फिर भी कोई कह सकता है कि किसी ठेकेदार से कभी एक भी पैसा कमीशन के तौर पे मंजूर किया हो? तुम पैसे की बात करते हो मियाँ? ऐसी मिसाल तो है ही नहीं कि किसी पार्टी के हाथ का पान तक खाया हो। अरे भाई, क्या बात करते हो सिन्हा साहब की, ये तो देवता हैं देवता। धीरज को ख्याल आया, सब कुछ कितना बदल गया है। कौन कहेगा ये अपना वही सिन्हा है। सिन्हा भी तब कहाँ था, तब तो ये सिर्फ मोहन था, मोहन। क्या दिन थे वो भी। कॉलेज छोड़ने के बाद मोहन को सिंचाई विभाग में क्लर्की मिल गई थी और धीरज अभी सड़क पर ही था। मोहन की पहली नियुक्ति हुई शिकारपुर। जैसा खुद था वैसी ही जगह मिल गई। चिट्ठी आई थी, बुलाया था धीरज को। उन दिनों मोहन ने किराए का मकान नहीं ले रखा था, वो दफ्तर में ही रहता था। रात को सोते समय 2 मेजों को मिलाकर बिस्तर लगा लिया जाता और सुबह होते ही उसे लपेटकर स्टोर में रख दिया जाता। उस रात वो दोनों जुड़वा मेजों के बिस्तर पर ही सोए थे। दोनों ने साथ साथ उस छोटे से ढाबे में खाना खाया था। हालांकि उस खाने में कोई खास बात नहीं थी, लेकिन वो खाना और वो बिस्तर अभी तक धीरज को ज्यों के त्यों याद है। खाने के बाद वो देर तक कस्बे की अध अंधेरी गलियों में भटकते रहे थे और तमाम बातें करते रहे थे। बातें कॉलेज के दिनों की, दफ्तर के बाबुओं के कमीनेपन की, राष्ट्रीय आंदोलनों की और बातें भविष्य की। मोहन ने कहा था, यार मैं किस चक्कर में उलझ गया, इरादा तो आंदोलन में जाने का था। बातों का सिलसिला जुड़वा मेजों के बिस्तर पर लेटने के बाद भी देर तक चलता रहा था। मेहमानों का तांता लगा हुआ है और लॉन पर सरसराती पोशाकों की तादाद बढ़ती जा रही है। दफ्तर के चपरासी और क्लर्क, जूनियर अफसर और ठेकेदार भागदौड़ कर रहे हैं। कोठी रंग बिरंगे गुब्बारों, वंदनवारों और मिनी बल्बों की रोशनी में जगमगा रही है। लगता है जैसे ये पूरी कोठी एक बड़ा खिलौना हो। अभी अभी एक गाड़ी पोर्टिको में आकर रुकी है। सिन्हा साहब उधर खींचे जा रहे हैं, पीछे पीछे मिसेज सिन्हा और कुछ दूसरे लोग भी। लगता है जैसे गाड़ी में चुंबक है। मेहमानों में फुसफुसाहट होती है, ऐसी साहब आ गई, ऐसी साहब। कई लोग एक साथ उठ खड़े होते हैं। गाड़ी में से झुलसी हुई लकड़ी के रंग के लंबे साहब और एक थुलथुल प्रौढ़ा उतरते हैं। साहब के चेहरे पर एक खास किस्म का दर्प और चाल में आरोपित गंभीरता का सधाव है। वो जानबूझकर दाएं बाएं न देखने की कोशिश कर रहे हैं और आसपास के लोगों की निगाहें उनके चेहरे पर टकी हैं। सिन्हा साहब बराबर बड़े साहब की ओर ताक रहे हैं। उनके चेहरे पर असहज श्रद्धा का भाव है और उनकी चाल गड़बड़ा गई है। इस वक्त सिन्हा साहब कतई साहब नहीं लग रहे हैं। बड़े साहब एक बड़े से सोफे पर विराजमान हो जाते हैं। तमाम मुसाहिब उन्हें घेरे खड़े हैं। मिसेज सिन्हा
उस थुलथुल प्रौढ़ा के स्वागत में जुटी हैं। सिन्हा साहब बड़े साहब के सामने विनीत भाव से खड़े हैं। उनके हाथ अनायास ही जुड़े जा रहे हैं और वो धीमी आवाज में कह रहे हैं, बहुत बहुत ही इनायत है साहब कि आप तशरीफ लाए। इनायत कैसी भाई, खुशी का मौका है, हमें आना ही चाहिए था। सो तो है साहब, लेकिन वक्त को देखते हुए मैं तो नाउम्मीद हो चला था। नहीं भाई, नाउम्मीदी कैसी, हमने वादा किया था तो आना ही था। वो तो वजह फरमाते हैं सरकार। धीरज को ख्याल आता है, ये वही मोहन है जो बात बात पर अफसर से लड़ने के लिए बदनाम था, किसी भी बेहूदगी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं था और हर वक्त जेब में इस्तीफा डाले घूमता था। न रिश्वत लेता था, न किसी को लेने देता था। तब वो एक मामूली क्लर्क था, लेकिन तमाम अफसर मन ही मन उससे नफरत करते और डरते भी। सबकी कमजोरियों के खाते उसके यहाँ खुले हुए थे। कहीं वो ऊपर शिकायत ना कर दे या फिर खुद ही उलझ बैठे। बड़े साहब का दौरा था। पूरी डिवीजन पर आतंक छाया था। हफ्तों पहले से दफ्तर की सफाई होती रही और बाबू लोग दिन रात एक करके कागजों की दुरुस्ती में लगे रहे। मोहन रोज का काम रोज निपटा देने का आदी रहा है, इसलिए उन दिनों भी उसके पास कोई अतिरिक्त काम नहीं था। वो दोपहर तक अपनी मेज का काम निपटा देता और फिर चाय पीता, सिगरेट फूंकता, गप लड़ाता। आखिर दौरे का दिन आ पहुंचा। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहन से चिढ़ा हुआ तो था ही, उसने बड़े साहब से शिकायत कर दी। पेशी हो गई। मोहन बड़े इत्मीनान के साथ चैम्बर में घुसा और नमस्कार करके कुर्सी पर बैठ गया। बड़ा साहब चौंका। एक क्लर्क की ये हिम्मत कि वो सामने कुर्सी पर बैठ जाए। तुम्हें ये मालूम है कि अफसरों के साथ कैसे पेश आया जाता है? अच्छी तरह मालूम है, लेकिन मैं इस वक्त अदब कायदे का सबक सीखने के लिए नहीं आया हूं। तो फिर क्यों आए हो? ये तो आपको मालूम होना चाहिए, आपने ही बुलाया है। हमने बुलाया है तो ये बताओ कि तुम सक्सेना साहब के साथ झगड़ा क्यों करते हो? झगड़ा तो रहेगा ही। रहेगा? हाँ रहेगा। वो क्यों? इसलिए कि उन्हें मेला खाने की आदत है और वो चाहते हैं कि मैं भी इस नेक आदत को सीख लूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। खामोश। बड़ा साहब गुर्राया। लगता है तुम्हारा नौकरी करने का इरादा नहीं। आप जैसे लायक अफसरों से वास्ता पड़े तो कतई नहीं। मोहन ने जेब से निकालकर एक मुड़ा हुआ कागज आगे बढ़ा दिया। मुझे मालूम था कि आप क्या हैं और इसलिए मैं तैयार होके आया था। बड़े साहब ने एक नजर कागज पर मारी और सिर को झटका देकर कहा, ऑल राइट। मोहन बहुत ही ठंडेपन के साथ बोला, आपने देख लिया कि मैं सचमुच नौकरी नहीं करना चाहता, लेकिन साथ ही मैं ये भी चाहता हूं कि नौकरी आप भी ना करें। क्या मतलब? मतलब ये कि जिस आसानी से मैंने आपको इस्तीफा दे दिया है, उसी आसानी से आप अपना इस्तीफा मुझे दे दीजिए। शट अप। तुम कौन होते हो मेरा इस्तीफा मांगने वाले? मैं तो कोई नहीं होता, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि यूनियन के 20,000 कर्मचारियों की ताकत मेरे साथ है। वो खुद आपसे इस्तीफा मांग लेंगे। आज ही आपके खिलाफ पूरे प्रदेश में तूफान खड़ा हो जाएगा। साहब को लगा जैसे उसकी गद्देदार कुर्सी धरती में धंसती जा रही है। उसने लरसते हाथों से वो कागज मोहन की तरफ बढ़ा दिया। और कोई सेवा? मोहन ने मुस्कुराकर कहा और नमस्कार करके धीरे से चला आया। उन्हीं दिनों धीरज एक बार फिर मोहन के यहाँ गया था। मोहन की शादी हो चुकी थी और
उसने एक कमरे में घर किराए पर ले रखा था। घर में फर्नीचर के नाम पर 3 चारपाइयों के अलावा नीलामी से खरीदी गई एक लड़खड़ाती मेज और वैसी ही एक कुर्सी भी थी। उन दिनों भाभी, उस समय तक वो मिसेज सिन्हा नहीं बनी थी, दिन के अधिकांश भाग में खाना पकाती, चौका बर्तन और घर की सफाई करती और फुर्सत के समय स्वेटर और मोजे बुनती। उनका शरीर इखरा, सुता हुआ और रंग तांबई, चेहरे पर श्रम की चमक झलकती। मोहन उन दिनों घर के धुले सादे कपड़े पहनता और ससुराल से मिली साइकिल पर सवार होकर दफ्तर जाता। जिंदगी अभावों की ठंड से घिरी थी, लेकिन उसमें सच्चाई और स्वाभिमान की गरमाई भी थी। कुछ दिन बाद मोहन एक विभागीय परीक्षा में बैठा और क्लर्क से अकाउंटेंट यानी जूनियर अफसर बन गया। जूनियर अफसर बनने के बाद मातहत क्लर्क उसे साहब कहते तो उसे बुरा लगता। आखिर वो साहब किधर से है? वो भी तो वैसा ही इंसान है जैसे कि वे। उसने कई बार उन लोगों से कहा कि वो उसे साहब न कहा करें, लेकिन क्लर्क तो क्लर्क थे, आदत से मजबूर। धीरे धीरे उसे साहब सुनने की आदत पड़ती गई और जैसे जैसे ये आदत पड़ती गई उसे पता चलता गया कि क्लर्क नाम का जीव कितना तुच्छ होता है, और इसी तरह वो जूनियर अफसरी से अकाउंट्स अफसरी तक पहुंचा तो उसे जूनियर अफसरों की तुच्छता का भी एहसास होता चला गया। अब वो पूरा साहब था। मोहन तो साहब बन गया, लेकिन घर में अभी भी वही लड़खड़ाती मेज, वही कुर्सी और वही साइकिल थी। जैसे जैसे तनख्वाह बढ़ती वैसे ही बच्चों की उम्र और महंगाई बढ़ जाती। घर का बजट वहीं का वहीं रहता। सिन्हा साहब जिंदगी भर ईमानदार आदमी रहे थे और ये ईमानदारी उनके दिमाग में ही नहीं, घर के हर कोने में जमा थी। अब उस घर को सोफा सेट, फ्रिज और कार की जरूरत थी, लेकिन ईमानदारी के रहते इन चीजों के घुसने की गुंजाइश नहीं थी। इन चीजों को वहां लाने के लिए जरूरी था कि ईमानदारी को खिसकाया जाए, लेकिन ईमानदारी को खिसकाना भी आसान नहीं था। तमाम अभावों के रहते भी वो जिस एक सहारे के बल पर सुखपूर्वक दिन बिताते रहे हैं, वो सहारा ही नहीं रहेगा तो फिर जीना कैसे संभव होगा? और फिर इस उम्र में मुंह काला करना ही था तो सारी उम्र बच्चों को और खुद को भी कैद में क्यों डाले रखा? नहीं, कुछ भी हो वो ईमानदारी को नहीं छोड़ सकते। अजीब कश्मकश थी। एक तरफ वो ईमानदारी को नहीं छोड़ना चाहते थे और दूसरी तरफ घर, सोफा सेट और फ्रिज मांग रहा था। एक उदास शाम। सिन्हा साहब और मिसेज सिन्हा चुपचाप अपने घर में बैठे थे। दोनों ही कोई बात करना चाहते थे, लेकिन बात शुरू करते हुए डरते थे। पिछले कुछ दिनों से अजीब इत्तेफाक हो रहा था कि जब कभी वो बातें करने बैठे, जल्द ही बातों ने तुर्शी पकड़ ली। कई बार तो बाकायदा झगड़ा हो गया। अब जहां तक बनता वो बातों को टालते रहते। घर में एक मनहूस चुप्पी समा गई थी। अक्सर ऐसा होता कि वो घंटों चुपचाप लेटे रहते। कोई एक जोर जोर से रेडियो बजाने लगता था या बेबाद बच्चे को पीट देता। आज भी वो देर तक गुमसुम लेटे थे कि अचानक मिसेज सिन्हा उठ बैठी। क्या जी, बुरा न मानो तो एक बात कहूं? कहो। आपके सभी साथी अपने अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं। ऐसे मौकों पर हमें भी कुछ न कुछ देना पड़ता है। कहो तो इस बार हम भी अपने बिट्टू का जन्मदिन मना लें? देख लो, ये 7 साल का हो गया, अब तक तो हमने कभी इसका जन्मदिन मनाया नहीं। तो क्या हुआ, हम लोग पिछले साल ही तो तबादला होकर यहाँ आए हैं। किसी को क्या पता कि हम मनाते रहे हैं या नहीं। चलो, ये बात तो निप जाएगी, लेकिन पार्टी शार्टी में खर्च भी तो होगा। उसकी चिंता तुम क्यों करते हो? जैसा खर्च होगा वैसा ही आएगा भी तो। देखा नहीं था कपूर साहब के वहाँ कैसे महंगे महंगे प्रेजेंट्स आए थे।
जैसा तुम चाहो कर लो। अगले दिन से बिट्टू के जन्मदिन की तैयारियां होने लगी। धीरज चाहते हुए भी बिट्टू के पहले जन्मदिन पर ना आ सका। बड़ा अफसोस रहा। इस बार आया तो मिसेज सिन्हा को देखकर धक से रह गया। अरे, ये वही भाभी हैं? कहाँ वो छरहरा जिस्म और कहाँ ये गद्दर काया, कहाँ वो तांबई चमक और कहाँ ये क्रीम पाउडर की पॉलिश। कुछ ही दिनों में मिसेज सिन्हा का रंग निखर आया है, जैसे उन्हें नील में डुबो दिया गया हो। निखार रंग में नहीं, पूरे व्यक्तित्व में आया है। अब वो गांव की दर्जा 4 पास औरत नहीं रही, बाकायदा किसी साहब की मेम लगने लगी हैं। कभी जब वो सचमुच जवान थी तो अपनी उम्र से 10 साल ज्यादा लगती थी, और अब वो समय नहीं रहा तो उम्र से 10 साल कम लग रही हैं। छरहरा शरीर भर आया है और कूल्हे के ऊपर चिकनी त्वचा में 2-3 सलवटें पड़ने लगी हैं। उत्सव की तैयारी पूरे जोरों पर चल रही है। मेहमानों का तांता लगा है। जैसे ही कोई नया मेहमान आता है, मिसेज सिन्हा लपक कर सदर दरवाजे पर पहुंचती हैं और चौड़ी मुस्कान के साथ स्वागत करती हैं। बड़ा इंतजार दिखाया आपने तो। खैर कोई बात नहीं, देर तो हो ही जाती है। अरे, इतने प्रेजेंट्स की जरूरत ही क्या थी? भाई, ये सब तकल्लुफ है। अच्छा, आप इधर तशरीफ रखिए। कहते कहते वो किचन में पहुंच जाती। भाई, समोसे अभी तक नहीं बने, ऐसे कैसे चलेगा? तभी वो गैलरी में दिखाई देती। अरे, ये क्रॉकरी यहाँ किसने रख दी? टूट गई तो? और अब वो बाहर लॉन में है। अरे ये क्या, अभी तक मेजपोश भी नहीं बिछाए? भाई जल्दी करो जरा। उत्सव की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब बिट्टू मियाँ को केक काटना है। उससे पहले मोमबत्तियां बुझानी हैं। मोमबत्तियां जला दी गई हैं। मिसेज सिन्हा बिट्टू को गोद में लेकर प्यार से कहती हैं, हाँ बेटे, बुझाओ इन्हें। बिट्टू उचक कर खड़ा हो जाता है और अपनी पिस्तौल हाथ में लेकर फौजी अंदाज में कहता है, ठाएं, गोली मार दूंगा। एक एक कर मोमबत्तियां बुझने लगती हैं। पूरे लॉन पर तालियों की गड़गड़ाहट छा जाती है। अब केक काटने की बारी है। बिट्टू छुरी उठाकर केक पर रखता है और हैप्पी बर्थडे टू यू का संवेद स्वर हवा में गूंज उठता है। रस्म के फौरन बाद पार्टी शुरू हो जाती है। मिसेज सिन्हा अब और भी फुर्ती से एक एक कर सब मेहमानों के पास जाती हैं। सिन्हा साहब कुछ खास मेहमानों के साथ व्यस्त हैं। धीरज इस भरे पूरे मेले में किसी अजनबी की तरह अकेला इधर से उधर घूमता रहता है। उत्सव की भीड़ छट गई है और अपने पीछे सूनापन छोड़ गई है। ठेकेदार के आदमी शामियाने और कनातें समेट रहे हैं। घर और दफ्तर के नौकर सामान को यथास्थान लगा रहे हैं। सिन्हा साहब उन्हें जरूरी हिदायतें दे रहे हैं। अच्छा भाई, इजाजत। धीरज हाथ आगे बढ़ाकर कहता है। सिन्हा साहब उसके हाथ को थामकर जोर से कस लेते हैं। चले जाना यार, कौन सी जल्दी है? इतनी भीड़ में एक तू ही तो है जिससे मन की बात कही जा सकती है। कहते कहते वो उसे अंदर हॉल की तरफ घसीट ले चलते हैं। हॉल में प्रेजेंट्स का तरह तरह का सामान बिखरा है। सामान के बीच से रास्ता बनाते वो पुराने सोफे पर जा बैठते हैं। भाई, आज तो बहुत थक गया। काम क्या थोड़ा किया है? अरे काम वाम तो खैर यह क्या है, लेकिन अब थकान हो ही जाती है। पता नहीं उम्र का तकाजा है या क्या। उम्र को तो तू मुझसे 1-2 साल छोटा ही होगा, लेकिन यूं कहे कि अब तेरी क्लास बदल गई है। तू एरिस्टोक्रेट बन गया है। यार, तू कहता तो ठीक है, लेकिन साला जमाना ही ऐसा आ गया है कि दिखावा किए बिना भी तो जीना मुश्किल है। ये सब बकवास है।
अपने को धोखा देने के लिए ही तू ऐसा सोचता है। उत्तर में सिन्हा साहब कुछ कहते इससे पहले ही मिसेज सिन्हा वहां आ धमकी। थक वो भी गई थी, लेकिन खुशी ने थकान को दबा लिया था। उनके चेहरे पर बार बार मुस्कान उभरती, जिससे चौड़ा चेहरा और भी चौड़ा लगने लगता। वो कुछ कहने की उतावली में थी, लेकिन कह नहीं पा रही थी। आओ बैठो। सिन्हा साहब ने सामने पड़े सोफे की तरफ इशारा किया। मिसेज सिन्हा बैठी नहीं। उन्होंने आगे झुककर धीरे से कहा, एक बात बताऊं? बताओ। कैश प्रेजेंट्स 5.5। 5.5 क्या? 100? नहीं, 1000। 5,500? ये कैसे? 5 तो अकेले सूद के ही हैं। किसके? सूद के। सिन्हा साहब की पलकें ऊपर उठी और फौरन नीचे झुक गईं। मिसेज सिन्हा ये सब नहीं देख सकी। उनके चेहरे पर वही चौड़ी मुस्कान खेल रही थी। ये सूद कौन है भाई? धीरज ने पूछा। उत्तर दिया मिसेज सिन्हा ने, बहुत बड़े ठेकेदार हैं भाई साहब। कहते कहते वो उठी और साड़ी का डिब्बा उठा लाई। ये मिसेज पालीवाल की प्रेजेंट है। 300 से कम तो क्या ही होगी। साड़ी तो वाकई अच्छी है। और ये देखिए भाई साहब, इनका सूट पीस, ये डाइनिंग सेट, ये रिकॉर्ड प्लेयर। अब तो घर में बस एक की कमी रह गई है। देखिए अगले साल। धीरज की निगाह मिसेज सिन्हा के कूल्हे पर जाती है। ये देखकर वो हैरान रह जाता है कि वहां पड़ने वाली सलवटों में आज एक और उभर आई है।